हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ये सैम्पल पेपर पूरी तरह से न्यू पैटर्न पर बेस्ड है जो सीबीएसई ने हमें प्रोवाइड किया, न्यू पैटर्न जिसमें कि हमें बताया गया कि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने होंगे, 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और केस स्टडीज कितने होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए सॉल्व करेंगे और आने वाले वीडियोज में सेक्शन बी, सी, डी एंड ई सॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड वॉइस, पर मुझे ये सैम्पल पेपर ज़रूरी बनाना था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें, अच्छे मार्क्स लें। और मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर कब आप अपलोड करोगे, तो मुझे इसी आवाज़ के साथ ही सैम्पल पेपर बनाना पड़ा। ठीक है, तो अच्छे से आप इस सैम्पल पेपर की तैयारी कीजिए। आज हम सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं, बट उससे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन। कई जगह पे इन एग्जाम्स को पीरियोडिक टेस्ट कहा जाता है, कई जगह पे असेसमेंट 2 कहा जाता है और कहीं जगह पर हाफ ईयरली। द पैटर्न विल रिमेन सेम। इसमें टोटल 3 आवर्स आपको मिलेंगे और 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, इसमें 37 क्वेश्चंस होंगे विच आर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क के जो हम आज करने वाले हैं। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी विल हैव 8 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस होंगे 4-4 मार्क्स के। एंड लास्ट इज सेक्शन ई in which there are 4 case study based questions of 4 marks each. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 3k प्लस 2। तो कैसे करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x प्लस 3y is equal to 4 and the second equation is k plus 2x plus 6y is equal to 3k plus 2. Okay, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है and we have given that there are infinitely many solutions. So for infinitely many solutions, हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जो x है दोनों इक्वेशन में वो a1 और a2 हैं। कोफिशिएंट ऑफ y जैसे 3 एंड 6 ये b1 एंड b2 है और कांस्टेंट टर्म c1 एंड c2 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 upon k plus 2 is equal to 3 upon 6 is equal to 4 upon 3k plus 2. तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर किन्हीं दो टर्म्स को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, आप चाहें तो सेकेंड और थर्ड टर्म को भी इक्वेट कर सकते हैं। दिस इज 2 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। 3 2 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 हो जाएगा एंड इट विल बी k प्लस 2। इस 2 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, 4 minus 2 is equal to k, that is k is equal to 2. Okay, so the correct option is option D, k is equal to 2. Second question, if 2p is the midpoint of line segment joining point A 6 minus 5 and B minus 2 11, find the value of p. हमें बोला है कि किसी लाइन के मिड पॉइंट्स, अगर हमारे पास लाइन दी हुई है A के कोऑर्डिनेट्स है 6 minus 5 और B के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड 11 और इसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड P। तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला or we can say section formula, we know that coordinates of the midpoint, for example if we take the coordinates of midpoint as x and y, तो ये होता है x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. ओके, तो xy की वैल्यू जो आपके मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 एंड p. ओके, अब x1 plus x2 that is 6 plus minus 2 upon 2 and
y1 plus y2 upon 2 minus 5 plus 11 upon 2. हमें p की वैल्यू निकालनी है, so we will equate only y coordinate. Equating y coordinate, इसको equate कर दिया. x coordinate की हमें जरूरत नहीं है यहाँ. It is p is equal to minus 5 plus 11 upon 2. That is p is equal to 11 minus 5 is 6 upon 2. 2 3s are 6. That is the value of p is 3. Okay. So ऑप्शन ए इज करेक्ट. आपको बोला गया था मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए थे और पी की वैल्यू फाइंड करनी थी. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. वहां से हमने y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दिया. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. Find that sin alpha is equal to 1 by 2 and cos beta is equal to 1 by 2. Then find the value of alpha plus beta. हमें दिया हुआ है sin alpha is equal to 1 by 2. And cos beta is also equal to 1 by 2. अब हमें देखना है साइन अल्फा 1 by 2. साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 by 2 होती है? तो हमें पता है साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री. साइन 30 की वैल्यू होती है बिकॉज साइन 30 इज इक्वल टू 1 by 2. ओके. सो हम अगर इसको कंपेयर करें, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सिमिलरली cos बीटा 1 by 2 दिया है तो वी नो दैट cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 by 2. तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री. So option D is correct. Now question number 4. The roots alpha and beta of quadratic equation this are such that alpha beta equal to 1. Then find the value of k. हमें equation दी हुई है x square minus 5x plus 3 into k minus 1 is equal to 0. और हमें साथ में दिया है अल्फा इंटू बीटा. अल्फा बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1. सो हम लिख सकते हैं here alpha beta is equal to 1. This implies alpha beta क्या है? Product of roots. ठीक है. Which is equal to alpha into beta, that is 1. अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक और मेथड से निकाल सकते हैं c by a. अब a b c क्या है? Coefficient of x square is a, coefficient of x is b and the constant term is c. So alpha into beta की वैल्यू 1 है और c क्या है यहाँ पे? 3 into k minus 1 अपॉन a कितना है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 1 सा 1 ही आना है और 3 into k 3k minus 3 1 सा 3. ओके. इस 3 को ट्रांसपोज करके हम इधर ले आते हैं. इट विल बी 1 minus 3 की जगह हो जाएगा plus 3 is equal to 3k. That is k will be equal to 3 plus 1 is 4 upon 3. ओके. जब भी आपको अल्फा इंटू बीटा दिया हो या अल्फा प्लस बीटा दिया हो तो आप क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड अल्फा प्लस बीटा के लिए सम ऑफ रूट्स यूज करेंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर एपी आपको दिया है 4 सेंटीमीटर. दिस वन इज 4 सेंटीमीटर. बीक्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साथ में आपको बोला है एसी पूरा 9 सेंटीमीटर है. तो हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है ट्राइंगल एबीसी का. तो कैसे कर सकते हैं? अब हमें पता है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. आपने थ्योरम 10.2 पढ़ी होगी इन चैप्टर 10. टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. ओके. तो अगर ये लेंथ इनकी इक्वल है, जो टेंजेंट हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ बी से टेंजेंट ड्रॉ किया है बी क्यू एंड बी पी. सो वी कैन राइट बी क्यू इज इक्वल टू बी पी. दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ओके. ये 6 सेंटीमीटर हो गया. इसी तरह से ए से ए आर एंड ए पी ये दोनों सेम होंगे. ए आर इज इक्वल टू ए पी. दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है.
तो आर सी कितना हो जाएगा, सी आर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो सी क्यू कितना होगा, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। सबका रीजन यही कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये आ गए 5 सेंटीमीटर। नाउ सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम पेरीमीटर का हाफ करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, तीनों साइड्स का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तीनों साइड्स कितनी आ गई हमारे पास, वी कैन राइट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। ए बी आपकी कितनी है, 4 प्लस 6 इज 10, बी सी 6 प्लस 5 is 11 and AC is 9 upon 2, 10 plus 11 you get 21 plus 9 30 and 30 upon 2 is 15. Okay, so I hope आपको ये समझ आ गया होगा. So the correct answer is 50. Now question number 6, find the ratio of smallest composite number and smallest prime number. अब हमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का रेशियो बताना है. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, एक ऐसा नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2. ठीक है, अब इसका रेशियो बताना है. नाउ रेशियो, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का रेशियो पूछा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 1 are 2, so ratio will be 2:1. Okay. Question number 7. Triangle ABC is such that AB is equal to 3 centimeter, BC 2 centimeter and CA 2.5 centimeter. You have given a triangle ABC in which AB is 3 centimeter, BC is 2 centimeter and CA is 2.5 centimeter. और आपको बोला है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, कि ABC और DEF जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल DEF जो मेजरमेंट दी हुई है DEF और आपको दिया हुआ है यहाँ पर EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. और आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF. तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हों तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है. दिस इंप्लाइज AB ओवर कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, AB का कॉरस्पॉन्डिंग है DE इज इक्वल टू BC ओवर EF इज इक्वल टू AC ओवर DF. ओके, तो ये साइड्स का रेशियो सेम आएगा. दिस इज 3 अपॉन DE is equal to BC is 2 upon 4 is equal to AC is 2.5 upon DF. और पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड्स पता होनी चाहिए. 2 1 are 2, 2 2 are 4. टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स को इक्वेट कर देते हैं. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन DE is equal to 1/2. So on cross multiply, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो DE will be equal to 3 2s are 6. Okay, this will be in centimeters. इसी तरह से जब हम लास्ट टू टर्म्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म, so what will we get here, 1/2 is equal to 2.5 upon DF. तो आपके पास DF कितना आ जाएगा, 2.5 into 2 is 5 centimeter. Okay. Now perimeter of triangle DEF. तीनों साइड का सम कर देंगे पेरीमीटर निकालने के लिए. Perimeter of triangle DEF. It will be DE that is 6 centimeter, EF that is 4 centimeter plus DF that is 5 centimeter. So 6 plus 4 10 plus 5 15 centimeter. Okay, I hope this is clear to you.
पहले हमने ट्राइंगल की सिमिलैरिटी का यूज किया कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो साइड्स का रेशियो सेम होता है, और वहां से हमने पहले फर्स्ट टू टर्म्स को इक्वेट किया, फिर लास्ट टू टर्म्स को इक्वेट किया, तो ट्राइंगल DEF की सभी साइड्स हमें मिल गई, ठीक है। और हमने पेरीमीटर निकाल लिया यूजिंग सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? साइन A प्लस बी साइन A प्लस साइन B होता है? नो, इट्स इनकरेक्ट। साइन A प्लस बी, यहाँ पर साइन A प्लस साइन B नहीं होता, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो, जिसका मतलब हो गया ये तो साइन 90 डिग्री है और इसकी वैल्यू होती है 1। बट अगर हम साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अलग अलग लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी होती है √3/2। तो ये तो आ जाएगा 1 प्लस √3/2। तो दोनों सेम नहीं आ रहे। साइन ये हो गया A प्लस बी और ये हो गया साइन A प्लस साइन बी, तो इनकी वैल्यू सेम नहीं है, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट आपको पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। यस, बिकॉज साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, देन 30 डिग्री पर इट इज 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 एंड 90 डिग्री पर इट इज 1। तो 0 से 1 पर पहुंच गए, ये हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज ट्रू। तो एक ही स्टेटमेंट इस ट्रू है तो वो होगी बी, लेकिन हम फिर भी बाकी स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नो, कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं? ये तो साइन थीटा की थी। कॉस थीटा की वैल्यूज आपके पास आती हैं, कॉस 0 डिग्री पर 1 होता है, 30 डिग्री पर √3/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2 एंड देन 0। तो इसकी वैल्यू देखो 1 से लेके 0 तक जा रहे हैं, तो ये घट रही है ना कि बढ़ रही है। तो the value of cos theta decreases as theta increases. So this is false. Sin theta is equal to cos theta for all values of theta. Now D is sin theta is equal to cos theta for all values of theta. कि sin theta और cos theta की वैल्यू सभी एंगल्स पर इक्वल है? नहीं, ये कब इक्वल है? ओनली फॉर 45 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो false. Okay. Now question number 9. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle. Let us draw a circle. आपको बोला है अगर हम किसी सर्कल का टेंजेंट लेते हैं फ्रॉम पॉइंट Q, तो इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ Q कितना दिया है फ्रॉम सेंटर? सेंटर से इस Q का डिस्टेंस है 25 centimeter. Now we have to find this radius of the circle. Okay, let us take this as OP. Okay, so we have to find OP. तो हमें पता है यहाँ पर हमेशा रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो OP is always perpendicular to PQ at point of contact. तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ यूज करते हैं, सो वी कैन राइट OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। OQ स्क्वायर कितना हो गया? 25 स्क्वायर, OP स्क्वायर हो गया आपको फाइंड करना है, प्लस PQ स्क्वायर इज 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज 625, 25 स्क्वायर इज 625 is equal to OP square plus 24 square is 576. ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं 576 को 625 से, तो आपके पास OP स्क्वायर आ जाएगा। इट विल बी OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास आ जाएगा OP इज इक्वल टू √49, दैट इज OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, +7 और -7। हम सिर्फ प्लस वाली लेंगे क्योंकि लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
You have given that LCM of x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2 and we have to find the value of x. तो हमें पता है इसके लिए एक फॉर्मूला है LCM of two numbers a and b into HCF of two numbers a and b is equal to product of these two numbers a into b. ठीक है, तो LCM of two numbers क्या दिया हुआ है 36, HCF of two numbers is 2 and a into b the numbers are x and 18. तो 18 को ट्रांसपोज करके डिनोमिनेटर में ले आते हैं 36 इंटू 2 अपॉन 18 और यहाँ x रह जाएगा 18 2 ज़ा 36 2 2 ज़ा 4 so x will be equal to 4. Okay, so option C is correct. Now question number 11. In triangle ABC and DEF आपको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं A B C and triangle DEF और इनके आपको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है AB एंड DE. तो AB की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है DE है. BC एंड EF BC और EF ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है एंड CA एंड FD CA और FD ये इक्वल नहीं है. मैं बस अलग सिंबल लगा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए किसकी कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है. तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिया हुआ है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे. ठीक है, दैट इज ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू A का कॉरस्पॉन्डिंग D पॉइंट आ गया, B का E एंड C का F. ठीक है, तो ट्राइंगल DEF. ठीक है, और रीजन क्या देंगे बिकॉज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स इज सिमिलर. तो बाय कौन सा क्राइटेरिया होगा ये SSS. अब ऑप्शन में हमें देखना है कि ये वाली सिमिलैरिटी कहाँ पर है. तो A के कॉरस्पॉन्डिंग D कहाँ है. यहाँ पर देखो A के कॉरस्पॉन्डिंग D है, B के कॉरस्पॉन्डिंग E होना चाहिए. वेरी गुड. एंड C के कॉरस्पॉन्डिंग F होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए A के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ तो F है, ये नहीं हो सकता. यहाँ पर A के कॉरस्पॉन्डिंग E है, ये भी नहीं हो सकता. और यहाँ पर A के कॉरस्पॉन्डिंग E है, तो पहला ही लेटर कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन A इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल O दिया हुआ है. PQ इज अ कॉर्ड, PQ एक कॉर्ड दी हुई है एंड टेंजेंट PR जो है वो P के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमें एंगल POQ फाइंड करना है. ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल 1 है हमारा और ये एंगल 2 है. वी कैन राइट एंगल RPQ प्लस एंगल 1, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे RPQ आपका कितना आ जाता है 50 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल 1 कितना आ गया 90 माइनस 50 डिग्री, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री. ओके, एंगल 140 आ गया. अब हमें पता है OP इज इक्वल टू OQ. ये क्या है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, तो ये हमारी इक्वल है और जब रेडियस इक्वल है तो हम बोल सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, विच इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो अब आपको पता चल गया एंगल 1 भी 40 है, एंगल 2 भी 40 है. तो हम POQ कैसे फाइंड कर सकते हैं. इन ट्राइंगल POQ वी कैन राइट OP एंगल 1 प्लस एंगल POQ प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल 1 भी 40 है, एंगल POQ हमें फाइंड करना है और एंगल 2 भी 40 है इज इक्वल टू 180 डिग्री. 40 प्लस 40 इज 80. सो एंगल POQ कितना आ जाएगा 180 माइनस 80, दैट इज एंगल POQ इज इक्वल टू 100 डिग्री. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो द ऑप्शन B इज करेक्ट 100 डिग्री. Now question number 13. The point which divides the line segment joining this
7 minus 6 and 3 4 in the ratio 1:2 internally lies in, आपको बोला है कि 2 पॉइंट्स है हमारे पास. लेट अस टेक फर्स्ट पॉइंट एज A 7 minus 6 और सेकेंड पॉइंट हम B ले लेते हैं 3 4 और इसको कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में. मान लेते हैं पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं XY. तो हमें बताना है जो XY है पॉइंट P है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला? यस, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो हम डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 1 इंटू 3 m1 इंटू x2. तो अगर ये हमारे m1 है, ये मेरा m2 है, दिस इज x1 y1 और ये वाला हो जाएगा x2 y2. ठीक है, तो m1 इंटू x2 करना है ना, तो 1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू x1 है तो 2 इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि रेशियोज का सम 1 प्लस 2. सिमिलरली m1 इंटू y2 यानी कि 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -6 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 3. 3 1s are 3 प्लस 7 2s are 14 अपॉन 3 एंड ये 4 1s are 4 -6 2s are 12 अपॉन 3. तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 14 प्लस 3 17 अपॉन 3 and 12 minus 4 is -8 upon 3. तो एक पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. जब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट. सो इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर 1 2 3 4 x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यहाँ y की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं -1 -2 -3 और इस साइड y की नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. सो द points will lie in fourth quadrant. Okay. Question number 14. What is the common difference of an AP in which A18 minus A14 is equal to 32? हमें दिया है A18 minus A14 is equal to 32 और हमें common difference find करना है. तो using AN is equal to A plus N minus 1 into D, अगर हम ये use करें तो यहाँ 18 टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी. सिमिलरली A14 a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, माइनस साइन है तो ब्रैकेट में रखेंगे इसे, इज इक्वल टू 32. दिस इज a प्लस 17d माइनस a प्लस 13d. ओके, इज इक्वल टू 32. नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. जब नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन विल चेंज, a माइनस 13d हो जाएगा इज इक्वल टू 32. a से a कैंसिल, 17d माइनस 13d इट विल बी 4d. तो 4d आपके पास कितना आ जाएगा? 32. देन d विल बी इक्वल टू 32 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 8. दैट इज d इज इक्वल टू 8. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. Question number 15. Find the value of k for which the quadratic equation has real and equal roots. We have given a quadratic equation 3x square plus kx plus 3 is equal to 0 और हमें बोला है k की वैल्यू फाइंड करो अगर रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं. बिकॉज रूट्स आर
इक्वल, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो डी विल बी इक्वल टू 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। सो के स्क्वायर b square minus 4 into a is 3 and c is also 3 is equal to 0. So k square 3 3 is 9, 9 4 is 36, k square minus 36 equal to 0. ट्रांसपोज करते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 36 हो जाएगा। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो यह जाएगा 36 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। बिकॉज यहाँ डायमेंशंस नहीं बोली हैं, k की वैल्यू बोली है, तो हम दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लस माइनस 6। Now last question of this section, question number 16. The first 3 terms of an AP are, आपको किसी AP की 3 terms दी हुई हैं और आपको फाइंड करना वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो एक रिलेशनशिप होता है कि अगर हमें 3 टर्म्स दिए, फॉर एग्जांपल ए बी सी, और ये तीनों AP में है, सो वी कैन राइट, हमें पता है कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सो वी कैन राइट b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। जब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, दोनों बीज को एक साथ कर दें और a को इधर ले आए, तो इट विल बी b प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस a, और वी कैन से 2b इज इक्वल टू c प्लस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर 3 टर्म्स AP में दी हों तो बीच वाली टर्म का अगर डबल करें तो बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होती है। तो इसी को हम यूज करेंगे। We know that if A, B and C are in AP, then 2B is equal to A plus C. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 3y प्लस 5 is equal to 3y minus 1 प्लस 5y प्लस 1, ठीक है। हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म करें तो वो बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होती है। तो 2 3 ज़ा 6y, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 5y प्लस 3y, इट विल बी 8y। 6y को ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं हम 8y के पास, माइनस 6y, इट विल बी 10 इज इक्वल टू 2y। नाउ 10 इज इक्वल टू 2y, तो हम 2 को ट्रांसपोज करके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, y इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, दैट इज 5। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो जब भी हमें 3 टर्म्स AP में दी हो तो हम सेकेंड टर्म का यानी कि मिडल वाली टर्म का डबल करें तो बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होती है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको सेक्शन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम सेक्शन बी सी डी एंड ई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।